जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड की तैयारी में भी मस्त होंगे। दोस्तों, पिछली कुछ कक्षाओं से हम लोग गणित पे विशेष ध्यान दिए हुए थे, गणित का ढेर सारा क्वेश्चन को कर रहे थे। आज हम लोग गणित को थोड़ा-सा वक़्त देंगे और आज हम लोग शुरू करेंगे सर जी, आज हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब सर जी लघु उत्तरीय प्रश्न को करेंगे, जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और याद रखिएगा, अगली कक्षा जो आपकी आएगी वो गद्यांश कहता हूँ मैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका आता है हिंदी में सर जी 5 नंबर वाला व्याख्या खंड से, वो हम लोग करेंगे, ठीक है? व्याख्या आपको सिखाऊँगा कैसे लिखना है, कैसे करना है। आज हम लोग 15 वीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, घुमा-फिरा के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा तो सर जी इसका इस टाइप का जो पीडीएफ जो मैं बना कर के लाया हूँ, इस सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँगे, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, क्लास का नोटिफ़िकेशन आपको वहाँ पर टाइमली मिल जाता है। चलिए जी बात करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है सर जी, पहला प्रश्न आपका आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि प्रश्न है आपका कि कवि ने माली-मालिन किन्हें और क्यों कहा है? तो माली-मालिन सर जी देख सकते हैं, ये कृष्ण भगवान है, ये राधा जी है। कवि माली-मालिन किसको कहेगा? तो सर जी कवि जो है माली-मालिन किसे कहा है? राधा और कृष्ण को कहा है। राधा और कृष्ण के जो प्रेम भरे जोड़े हैं ये दोनों, इनको कहा गया है, ठीक है? यही लिखा हुआ है, कवि ने कृष्ण और राधा को माली तथा मालिन कहा है, क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेममय युग्ल मतलब होता है जोड़ा। युग्ल रूप को प्रेम भरे नेत्रों से देखते हैं। जहाँ प्रेम को वाटिका मानते हैं, प्रेम को फुलवाड़ी मानते हैं और उस प्रेम वाटिका के माली-मालिन किसको मानते हैं? राधा और कृष्ण को मानते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? कोई पूछे कवि माली-मालिन किसको मानता है? तो माली-मालिन राधा कृष्ण को मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि सर जी कवि को ऐसा लगता है कि जो है प्रेम जो है एक वाटिका है और राधा और कृष्ण जो है वहाँ के माली-मालिन है। इसके प्रेम में युगल को प्रेम भरे नेत्रों से देखते हैं, इसीलिए ऐसा लगता है। हो गया। अगला है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? अब भैया गुरु नानक वाला चैप्टर से लिया गया है, वाणी कब विष के समान हो जाती है, ये आपको बताना है। उसमें बोला गया है कि जब आदमी राम नाम का जप नहीं करता है, राम नाम का जप मतलब सर जी जब आदमी गुरु का नाम नहीं लेता है, गुरु का नाम नहीं लेता है, तब उसकी वाणी विष के समान हो जाती है। यहाँ पर राम नाम का जप मतलब सिर्फ राम से नहीं लगाना चाहिए, इसका मतलब वह गुरु, ठीक है? तो कवि गुरु नानक कहते हैं कि जब मनुष्य राम नाम का जप नहीं करता है, तब राम नाम की वाणी नहीं बोलता, मतलब राम नाम के बारे में नहीं बोलता है, तब उसकी वाणी विष के समान हो जाती है। कब हो जाती है समझ में आ गया? जब राम नाम का जप नहीं करता है। वह विष के समान भोजन करता है, यहाँ तक कि वो जो खाना खाता है वो भी जहरीला हो जाता है और विष की तरह बोलता है, मतलब जो बोलता है वो भी जहर भरा बात बोलता है। ठीक है? यही है वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के जप के बिना। अगला है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग जाता है? तो देखिए कांड दरअसल ये होता है कि बहादुर जो होता है, बहादुर के घर में 3 लोग होते हैं। बहादुर के घर में एक उसकी मम्मी होती है, एक खुद बहादुर होता है और एक भैंस होती है, ठीक है? तो बहादुर क्या करता है, बहादुर को भैंस से जलन होता है, काहे कि उसकी मम्मी बहादुर से ज़्यादा भैंसे को प्यार करती है। तो बहादुर एक दिन डंडा से भैंस को मार देता है, तो मम्मी को गुस्सा आता है और मम्मी बहादुर को कुटिया देती है और जब मम्मी बहादुर को कुटिया देती है, तो बहादुर को लगता है कि मेरा घर में कोई है भी नहीं क्या, इसलिए बहादुर घर छोड़ के भाग जाता है। तो यही लिखा है, बहादुर के परिवार में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। उसकी माँ ही बहादुर का पालन-पोषण किया करती थी। वह काफ़ी गुस्सैल थी, गुस्सा वाली थी। उसने एक दिन भैंस के कारण अपने बेटे को काफ़ी पिटाई की। मतलब किसने? उसकी माँ ने भैंस के कारण अपने बेटे की काफ़ी पिटाई की, जिसके कारण बहादुर का मन माँ से हट गया और वह घर से भाग गया। समझ में आ गया? एक दिन भैंस को पीट दिया था, उसकी माँ उसको पीट दी। बहादुर को लगा कि मेरे घर में कोई नहीं है, उसका मन माँ से हट गया, मतलब अलग हो गया, माँ को खाना छोड़ दिया और घर से भाग गया। बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिरजू महाराज, यही जो डांस कर रहे हैं बेचारे, इन अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तो बिरजू महाराज जो है अपने सबसे बड़ा जज जो है अपनी अम्मा को मानते थे। अम्मा मतलब मम्मी को मानते थे। जब भी डांस करते थे पूछते थे कि बताओ मम्मी हम सही किए, गलत किए, क्या किए? जज ही हुआ ना, जज ही तो बताएगा आपने सही किया है, गलत किया है। ऐसी बात है। बिरजू महाराज अपनी नृत्य का प्रदर्शन करने के बाद अपनी अम्मा से नृत्य के बारे में पूछते थे कि हमने कैसा डांस किया बता दो ज़रा। अगला है बढ़ते नाखून मनुष्य की द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाना चाहती है? तो सर जी बढ़ते नाखून की प्रकृति द्वारा मनुष्य आदमी को यह याद दिलाना चाहती है कि वह पहले क्या था? पशु था। वह पहले पशु था, यही याद दिलाना चाहती है। मनुष्य बार-बार नाखून को काटता है अपनी पशुता को छिपाने के लिए, अपनी पशुता को छिपाने के लिए बार-बार नाखून काटता है।
लेकिन ये जो नाखून है बार-बार उग करके उसको पशु मतलब उसको अपने पशु होने का स्मरण कराते हैं, याद दिलाते हैं कि भैया देखो तुम पहले जंगली था। भैया नाखून पहले हथियार के रूप में इस्तेमाल होता था कि नहीं होता था? हाँ, तो वही बता रहा है कि पहले नाखून आदमी जंगली था, यही बताने के लिए मतलब अब चैप्टर में ऐसा लिखा है तो क्या कीजिएगा, आप नाखून कितने कोई सुंदर रखने के लिए काट-भून नहीं करता है। खोखा किन मामलों में हुआ था? देखिए, पहली बात खोखा का कंडीशन समझिए। खोखा के पिता का नाम सेन साहब था। अब सेन साहब की धराधर 5 गो बेटी हो गई थी और लास्ट में लास्ट में बेटा का उम्मीद कर रहा था, तो लास्ट में अंतिम में जाकर के जब बुड्ढा-बुड्ढी हो गया था, तब जाकर के सेन साहब को एगो बेटा हुआ था। अब सोचिएगा कि बेटा तो बहुत लास्ट में हुआ, बेटे का प्राप्ति करना चाह रहा था, बेटा मिल गया तो बहुत ज़्यादा मतलब प्यार-दुलार था उसको। तो घर में जितना नियम बना हुआ था सब खाली लड़की के लिए था, लड़का के लिए कोनो नियम ही नहीं बनाया हुआ था। लड़का के लिए कोई नियम नहीं था, मतलब ये जो खोखा है इसके लिए। बाकी लड़का के लिए था, खोखा के लिए कोई नियम नहीं था, कहीं ज़्यादा दुलारा था। तो पहली बात तो सर जी घर का जो नियम था उसका अपवाद था। उसके बाद जीवन के नियम का भी अपवाद हो गया, काहे? काहे कि सर जी 5 गो लड़की हुई तब लास्ट में जाकर के मतलब जीवन उस समय मम्मी-पापा का कैसा चल रहा था, उसका बुढ़ापा में था। तब जाकर के बाद जीवन के नियम का भी अपवाद हो गया। सेन साहब की 5 पुत्रियाँ थी। पुत्र का जन्म तब हुआ जब संतान की कोई उम्मीद नहीं बची थी। अर्थात सेन साहब को पुत्र तब नसीब हुआ जब पति-पत्नी दोनों बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुके थे। घर में जो भी नियम थे वह केवल पाँचों बहनों के लिए ही मान्य थे। खोखा के लिए कोई नियम नहीं था। इसलिए खोखा जीवन के नियम का तो अपवाद था ही। जन्म ऐसा समय पे हुआ जब भैया कोई उम्मीद नहीं था। उसके साथ-साथ घर का जो नियम है उसका भी अपवाद था। घर के नियम के भी उसके लिए नहीं माना जाता। ठीक है, अगला देखेंगे। धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? अरे भैया धर्म की दृष्टि से भारत का महत्व पूछ रहे हो। जितना बड़ा-बड़ा भगवान है सबका जन्म तो भारत ही में हुआ है। हाँ, हुआ है कि नहीं? चाहे विष्णु भगवान को देख लो कृष्ण अवतार में, राम भगवान के अवतार में, कौन आया है धरती पे? कृष्ण भगवान ही तो आए हैं। गौतम बुद्ध देख लो, ब्राह्मण सब जो है वैदिक धर्म जो है सब धरती पर सब जो है भारत से ही तो फैला है कि नहीं है? तो यही दिखेंगे। धर्म की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। भारत में धर्म के उद्भव, उसके विकास की प्रत्यक्ष जानकारी मतलब सीधा-सीधा, साफ-साफ जानकारी मिलता है। ठीक है? भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है, मतलब बौद्ध धर्म का जन्म यहीं हुआ है। श्री कृष्ण, राम, भगवान बुद्ध इत्यादि देव की जन्मभूमि भी यही है। मतलब श्री कृष्ण हो गए, राम हो गए, भगवान बुद्ध हो गए, ये सबका जन्म भी यहीं हुआ है। बौद्ध धर्म जो पूरा देश विश्व में फैला हुआ है, इसका भी जन्म यहीं हुआ है। जैन धर्म जो पूरा विश्व में फैला हुआ है, इसका भी उत्पत्ति यहीं हुआ है कि नहीं हुआ है? इतना सब बात है यहाँ पर बताओ। अब पूछ रहा है भारत के धर्म की दृष्टि से क्या महत्व है? इतना सारा महत्व है। अगला है, सच्चे भारत के दर्शन कहाँ और क्यों हो सकते हैं? सर जी सच्चा भारत का दर्शन कहाँ होगा? गाँव में होगा, गाँव में। देखो भैया गाँव में खेत होता है, यहाँ दर्शन होगा। लेखक की दृष्टि में अब लेखक लिखता है सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकते हैं। तो एक बात बताओ, अभी के समय में सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण क्षेत्र में होगा भैया। किसी को भारत देखने आना है तो कहाँ गाँव आएगा कि भैया दिल्ली जाएगा, हैं? बड़ा-बड़ा शहर जाएगा जहाँ उद्योग लगा है, कारखाना लगा है, जो अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, वहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा? तो लेखक की दृष्टि में बोल रहा है सच्चे भारत का दर्शन गाँव में हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकता है। क्योंकि गाँव में गाँव भारत गाँव का देश है। भारत किसका देश है? गाँव का देश है। 80 से 90% जनसंख्या कहाँ? गाँव में निवास करती है। इसीलिए भारत की आत्मा गाँव में बसती है। ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। हाँ जी, तो अगला प्रश्न है आपका कि सर जी पपाती कौन थी? पापाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? तो सर जी पपाती जो है वल्ली अम्माल की बेटी थी। किसकी बेटी थी? वल्ली अम्माल की बेटी थी। शहर क्यों लाई गई थी? इलाज के लिए लाई गई थी। कौन-सा रोग था सर जी उसको? मेनिनजाइटिस नाम का बीमारी था। मेनिनजाइटिस नाम का बीमारी था, याद रखिए। इसको भी पॉइंट को अगर एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा तो आपका नंबर बढ़ जाएगा। पपाती जो वल्ली अम्माल की बेटी थी उसको मेनिनजाइटिस नाम का रोग था और वह शहर इलाज के लिए लाई गई थी। सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती थी? भैया सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती थी? तो सीता का देखिए क्या था कि घर में बहू-बेटा था और सब जो है इस सीता से विषैला वाणी बोलता था। अब चित्र में मोटू-पतलू दिख रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं, समझने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं क्या ड्रामा कर रहा है, खलनायिका ही थी बेचारी, उल्टा दिया। तो सीता के साथ में जो है काफ़ी ज़्यादा अन्याय हो रहा था, मतलब उसका बहू-बेटी सब जो है इसको खाने तक के लिए नहीं देता था, खाने के बारे में भी विवाद करता था। अब कोई माँ है, उसका बेटा उसको खाने देने में हिचकिचा रहा है, बात-विवाद कर रहा है, तो उसको माँ को तो तकलीफ होगा, वही लिखा है। सीता सीता अपने ही घर में बेटे और बहू की विष वाली वाणी सुनते-सुनते परेशान हो चुकी थी। एक माँ को उसके 3 बेटे मिलकर 2 वक़्त की रोटी नहीं दे पाए। उसे 2 रोटी के लिए अपमानित होना पड़ता था, 2 रोटी के लिए गाली सुनना पड़ता था।
उसे लगता था कि आकाश धरती सिमट कर छोटा हो गया। उसको लग रहा था कि दुनिया बिल्कुल छोटा हो गया है, क्या स्थिति आ गया है मेरा। इसलिए सीता अपने घर में उसको घुटन महसूस होने लगा था। रगम्पा कौन था भैया? रगम्पा ये था। और मगम्मा का स्पेलिंग गलत हो गया यहाँ पर। मगम्मा से क्या चाहता था? देखिए भैया, रगम्पा गाँव का जुआड़ी था। क्या था? गाँव का जुआड़ी था। और देखिए जुआड़ी है तो जुआ खेलेगा तो पैसा के लिए। ये जो मगम्मा के पास पैसा है ना, यही चाहता था। रगम्पा चाहता था कि मगम्मा के पास जो पैसा है वो मिल जाए, तो वह मगम्मा से पैसा लेना चाहता था। क्या चाहता था? पैसा लेना। कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण? थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि भैया ये जो कासू है, ये है अमीर घर का लड़का, और ये मदन है, ये है गरीब घर का लड़का। अब होता क्या है कि मदन नचा रहा था लट्टू, और कासू वहां पहुंच जाता है, और कासू कहता है कि हम भी लट्टू नचाएंगे। मदन बोलता है नहीं, लट्टू नहीं नचाने देंगे। इसी में दोनों में मारपीट शुरू हो जाता है। बेचारा का दांत वांत सब झाड़ देता है। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू का खेल था। मदन गली में अपने साथियों के साथ लट्टू खेल रहा था। कासू भी वहां पहुंचा और खेलना चाहा, किंतु मदन ने कासू को खेलने से मना कर दिया, जिसके कारण मदन और कासू के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े का कारण समझ गए? लट्टू का खेल था। ठीक है। हाँ जी, अगला है देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कब आज से आई? भैया 2 सदी पहले। 2 सदी मतलब 200 वर्ष पहले। 200 वर्ष पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी। टाइप मतलब सर जी टाइप राइटर। टाइप राइटर। अब टाइपराइटर मतलब क्या होता है? आप लोग देखे होंगे कि सर जी जब भी आप लोग कोर्ट कचहरी जाते होंगे तो उसमें एक तो कंप्यूटर टाइप कराता है, वो मारता है फटाफट, इसमें टाइप होता है, एफिडेविट बनवाते हैं तो उसी में बनता है। तो वही टाइपराइटर तो 200 साल पहले बना है, और इसी में पुस्तक छपने लगा, इसी से हिसाब से पुस्तक छपने लगा। तभी से देवनागरी लिपि के अक्षर में स्थिरता आने लगी। नहीं तो भैया पहले ओ कैसे कितना तरीके से वो लिखता था, आपको पता नहीं। माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहते थे? दरअसल बात यह है कि मंगू थी भैया, मंगू थी पागल। और माँ को लगता था कि भैया जब हम माँ होकर के मंगू का देखभाल ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो अस्पताल वाला कैसे करेगा? अस्पताल वाला को क्या पड़ी है? माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती इसलिए नहीं कराना चाहती थी क्योंकि उसका मानना था कि मैं माँ होकर के मंगू का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाती हूँ, तो अस्पताल वाले उसका देखभाल अच्छी तरह कैसे करेंगे? मंगू सोचती कि भैया जब हम मम्मी होकर के नहीं देखभाल कर सकते हैं, तो अस्पताल वाला क्या करेगा? अगला है कि मनुष्य की इच्छाएँ कहाँ और छायाएँ कहाँ और क्यों पड़ी हुई है? तो याद होगा कि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर खतरनाक बम विस्फोट हुआ था। तो आपका जो हिरोशिमा नाम का कविता है उससे ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है? तो मनुष्य की छायाएँ जो है हिरोशिमा में पड़ी हुई है। हिरोशिमा में जब परमाणु विस्फोट हुआ तो उसपे सभी मनुष्य जलकर खत्म हो गए। उनकी लाश का निशान आज भी छाया के रूप में हिरोशिमा में पड़ा हुआ है। अभी भी जाइएगा ना तो दीवार सब में खून का छींटा वगैरह सब पड़ा हुआ है, तो वही है छाया के रूप में बोल रहा है उसी को, कि छाया के रूप में लाश का निशान अभी भी पड़ा हुआ है। ठीक है? तो जैसा कि हमने कहा कि सर जी हम लोग कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन करेंगे, तो अभी आपका 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये सारा का सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था बच्चों, और मैं फिगर के साथ में लाया था तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आया होगा। आप एक बार टेलीग्राम चैनल से जुड़ के क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, दोबारा रिवाइज़ करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आज की ये कक्षा आपको पसंद आई होगी, तो क्लास को एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और एक प्यारा-सा शेयर भी ज़रूर से कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, आगे के प्रश्नों के साथ में। तब तक हँसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।